हाय गाइस, मेरा नाम पार्थ है और स्वागत है आप सबका सिविल रैली के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है, अभी पिछले हफ्ते ही हम लोगों का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स 2021 खत्म हुआ था एंड जनवरी के आखिर में इसका जो मेंस है 2021 का यूपीपीसीएस का वो शेड्यूल्ड है। तो ऐसे में आप में से बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे, खासकर वो लोग जिनके लिए पहला अटेम्प्ट है जो वो मेंस लिखने वाले हैं, कि इसके बारे में इसकी तैयारी कैसे की जाए एंड कैसे इसको आगे लेके बढ़ा जाए। तो उसके लिए सिविल रैली आपके लिए पेपर वाइज पेपर एक एनालिसिस लेकर आया है एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 1 जो जीएस पेपर 1 होता है उसके बारे में एंड कैसे ये यूपीएससी से मिलता जुलता भी है और काफी अलग भी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न 2018 में आया था। 2018 के बाद से इसमें 3 सालों में जो चेंजेस आए हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं एंड यूपीएससी से कितना सिमिलर और कितना अलग है इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग एंड सोर्सेज और सिलेबस, ये हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम ये देखें कि हम लोग का जो जीएस 1 का सिलेबस है मेंस का, वो अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो ये जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे, ये आपका जो इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री है वो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये एज इट इज सेम है। ये जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है वो फुल स्टॉप डॉट कॉमा के साथ ही एज इट इज यूपीपीसीएस ने भी अपने उसमें सिलेबस में इंकॉर्पोरेट कर रखा है। बट अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सिमिलरली जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन था 1955 तक, इन्होंने अच्छी बात है कि इसको मेंशन कर रखा है कि यहां तक का ये सेम है। इंडियन सोसाइटी का जो सेलिएंट फीचर्स था वो सेम है। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके साथ अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो हैं वो तक सेम है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और उसके जो इफेक्ट्स थे वो भी सेम है इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। जो आखिरी 4 चीजें सेम हैं इस पेपर 1 में यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से, वो है आपका सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अभी हम दिखाएंगे इस पर कितने सवाल आए हैं पिछले कुछ सालों में। फिर जो हम ज्योग्राफी वाला जो पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज के जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, और जो हमारी बेसिक ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं ना कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये एज इट इज सेम है हमारे यूपीएससी सिलेबस से। तो आप यूपीएससी के लिए जो भी पढ़ते आ रहे थे अपने मेंस के लिए, आपको यहां तक वो सब चीजें एकदम सिमिलर रखनी है। और दूसरी बात, क्वेश्चन जो होते हैं यूपीपीसीएस मेंस में वो मोर और लेस उसी थीम पर आते हैं जो यूपीएससी पूछता है, ऊपर नीचे बस उसकी डिफिकल्टी लेवल और एनालिटिकल लेवल की होती है। बट अब जो मेन इशू है कि जो डिफरेंसेस हैं इस सिलेबस में वो कहां पर आते हैं, वो आते हैं यहां पर। अगर आप यहां देखें कि जो जो चीजें डिफरेंस है, पहली बात तो ये जो टॉपिक है ओशियानिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, ये आपको यूपीएससी के मेन सिलेबस में जीएस 1 के नहीं मिलने वाला है। सेकेंडली, ह्यूमन माइग्रेशन, ठीक है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड विद फोकस ऑन इंडिया, ये आपको यूपीएससी में नहीं मिलने वाला है। ये एक बहुत अलग चीज जो इन्होंने ऐड की है, फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज विद रेफरेंस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब कायदे से अगर मैं अपने एंड पे बात करूं तो ये आपका पेपर 2 में आना चाहिए था, ठीक है, बट ये क्योंकि आईआर से भी रिलेटेड है, ठीक है, और खासकर अगर आपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोल दिया है तो ये पॉलिटी या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में आना चाहिए था, बट मोर और लेस इन्होंने इसमें डाल रखा है। एंड ये जो चीज है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट विलेजेस। अच्छा, मेरा एक मानना ये है कि जब आप इस टॉपिक को पढ़े ना, अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर आप इस वाले टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप इसको मेक श्योर करिए कि जो हमारा पिछला वाला टॉपिक था ना जिसमें अर्बनाइजेशन की बात हो रही थी सोसाइटी में, जो हम लोग दिखा रहे थे कि सिमिलर है यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का सिलेबस, आप इसको उससे लिंक करके पढ़िएगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले 3 सालों में वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है उससे, क्योंकि इसमें भी स्मार्ट सिटीज जो हो गया ये आपका अर्बनाइजेशन से लिंक्ड है, जो स्लम्स के इश्यूज हैं वो आपके अर्बनाइजेशन से लिंक्ड है। तो आप इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को आप ये ट्राई करिएगा कि इसको आप उससे लिंक करके पढ़िए, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब ऑफ कोर्स ये उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो आपको ये दोनों चीजें तो यूपी की स्पेसिफिक इसमें पूछी ही जाएंगी। इसमें यूपीएससी से अलग तो ऑफ कोर्स होना ही होना था कि जैसे अगर ये आपको मोटा मोटा अगर हम बात करें तो पेपर 1 को हम डिवाइड करते थे हमेशा कैसे, हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी में, ठीक है। अब हिस्ट्री में भी अपने माइक्रो टॉपिक्स थे लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 4-5 हम लोग के सब थीम्स होते थे हिस्ट्री में।
सोसाइटी में भी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज थे, ठीक है, रोल ऑफ वुमेन, मार्जिनलाइज पीपल, पॉवर्टी एंड हंगर, एवरीथिंग। और जो ज्योग्राफी वाला एरिया था उसमें एक फिजिकल ज्योग्राफी थी, रिसोर्सेज वाला इश्यूज था, ठीक है। बट इसमें जो आपका आता है वो हम इन सब चीजों को इसमें हम इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जैसे स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ऑफकोर्स यूपी का एग्जाम है तो यूपी के एग्जाम तो इसमें पूछा ही जाएगा। हिस्ट्री, ठीक है, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर एक ही चीज हो गई, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोक डांस, ठीक है, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, हेरिटेज, सोशल कस्टम्स एंड टूरिज्म, ठीक है। तो अगर हम वैसे बात करें तो इसमें आपका हिस्ट्री आ गया यूपी का, आर्ट एंड कल्चर आ गया एंड सोसाइटी आ गया, ठीक है। इस हिस्से में आपको इन चीजों पर फोकस करना है। कमिंग टू ज्योग्राफी वाला पार्ट, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ज्योग्राफी, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉइल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल्स, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो आपका ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, अब इसके बारे में पढ़ना कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, ठीक है। तो अगर आप देखें कि ये करीब 6 टॉपिक्स ऐसे थे जो आपके यूपीएससी मेन से अलग हैं, एंड इसका जो ओवरऑल वेटेज है इन 6 टॉपिक्स का वो भी मैं आपको अगले स्लाइड में डिस्कस करता हूं, ठीक है। अब जैसे इसमें हम ट्रेंड की बात करते हैं तो अगर देखिए कि हमने जैसे मोटा मोटा बांट रखा है कि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को एक में कर रखा है, इंडियन सोसाइटी को एक में कर रखा है, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज, जो मैं कहता था कि हम लोग 3 पार्ट में हमेशा यूपीएससी के सिलेबस को बांटते थे, वो 3 पार्ट तो ये थे। बट ये जो 2 चीजें हैं, ये जो एक्स्ट्रा पूछी है यूपीपीसीएस में, उसको हमने एक साथ रखा है, माइग्रेशन, फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, इसको हमने एक साथ रखा है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी को हमने एक साथ रखा है। तो अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो सबसे बड़ा वेटेज तो ऑफकोर्स हिस्ट्री का होने वाला है, ठीक है। ये आपका यूपीएससी की भी कहानी यही रही है पिछले 3 सालों में। अच्छा, माइंड यू, ये जो हम बात कर रहे हैं ये पिछले 3 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न 2018 में आया था, तो 2018, 19 और 20, 21 का मेन सब होने जा रहा है। तो ये जो पिछले 3 सालों में जो 18 सवाल पूछे गए हैं वो इससे थे, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से। सेकंड नंबर पे कौन था आपका? इंडियन सोसाइटी, उससे रफली सिमिलर नंबर बट एक क्वेश्चन कम, 17 क्वेश्चन आपके इंडियन सोसाइटी से आए थे, ठीक है। अब अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज 11, ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी था, इंडस्ट्रीज थी, वो यहां पर पूछा गया 8 नंबर। और ये जो ट्रिकी वाला इशू जो है, ठीक है, जिसको हम इसकी बात करते हैं, ये पूछा गया है 6 सवाल पिछले 3 सालों में, यानी रफली 2 क्वेश्चन पर ईयर इस एरिया से आया है, ठीक है। तो अगर मैं वैसे बात करूं, इसमें से 8 और 12, कम से कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हर साल इस एरिया से आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम लोग इसको नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका मॉडर्न इंडिया, एक आपका एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर, एंड तीसरा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। एंड अगर हम इसको ब्रेकअप करें 2018, 19 और 20 के हिसाब से, देन वी विल सी कि 2018 में 6 क्वेश्चन, 2019 में 6 क्वेश्चन और 2020 में भी 6 क्वेश्चन इससे आए थे टोटल। तो इन्होंने अपना डिवीजन जो था बहुत अच्छे से कर रखा था, 6 सवाल हर साल। यही आप इस दर में मान के चलिए कि 5, 6, 7 ऐसे ही सवाल होंगे, उससे ऊपर सवाल हिस्ट्री के नहीं होने वाले हैं। बट अगर हम इसका मैक्रो देखें तो आपका 4 सवाल आया आपके मॉडर्न इंडिया से 2018 में, एंड 2019 में ये घटकर हो गया 2, एंड 2020 जो अगली स्लाइड में है उसमें आपके ये 3 सवाल थे, ठीक है। एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर जो पहली साल इन्होंने 1 सवाल पूछा था, इन्होंने 2019 में 3 सवाल पूछ लिए उससे। वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों बार सेम थी, एक क्वेश्चन, बट 2020 में उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। 2020 में इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक क्वेश्चन मुसोलिनी के ऊपर था और एक क्वेश्चन जैकोबिन्स के ऊपर था, यानी एक क्वेश्चन फ्रेंच हिस्ट्री से था और एक क्वेश्चन इटालियन हिस्ट्री से था। सो ओवरऑल जिसका जो वेटेज रहा है वो मोर और लेस सेम ही रहा है। मॉडर्न और एशियन के बीच में ये लोग खेल रहे हैं। 2020 में मॉडर्न से आपके 3 सवाल थे, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर से आपका 1 सवाल था, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 2 सवाल थे। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें 2018, 19, 20 में क्वेश्चंस कैसे आए थे हिस्ट्री से, तो बहुत ही बेसिक आए थे, बहुत डिटेल में नहीं थे, बहुत डायनामिक नहीं थे, ठीक है। एंड अगर आपने अच्छी से तैयारी अपनी कर रखी है यूपीएससी की, तो आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं आने वाली थी। जो आपकी बेसिक किताबें हैं, चाहे वो आपने अगर अच्छे से स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है, और अगर आपने बिपिन चंद्रा पढ़ रखी है, तो सोने पे सुहागा है। जैसे इन्होंने पहले साल पूछा था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेरी लॉजिकल। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस, अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन।
Mahatma Gandhi represents the middle path approach in Indian politics. Give a logical explanation. The spine of Indian economy was badly injured during the 200 years of British rule. ये आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से आ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव था 2018 में, अगर मैं अगली स्लाइड पे जाऊं, ठीक है, तो भी आपको वही दिखेगा। तो डिस्कस द रोल ऑफ हिटलर इन ब्रिंगिंग अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो द पॉइंट इज कि बहुत ही बेसिक सवाल थे एंड बहुत ही जो आपके स्टैटिक किताबों से आता है, जो आप इतने सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो छोटी क्लास हो चाहे हमारा ग्रेजुएशन हो, ये आसान सवाल थे, ये बहुत डिटेल में नहीं गए थे। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे यूपीएससी की डिमांड से, सो इट वाज वेरी इजी, इट वाज क्वाइट लॉजिकल एंड इट वाज वेरी मच अप्रोचेबल, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम 19 की बात करते हैं तो हम देखते हैं डिस्कस द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया। नाउ अब मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं। एक जो होता है ना कि हमारा जो स्टैटिक टॉपिक है, ठीक है, एक हो गया आपका स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक सिलेबस। अब क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उसको ये लोग बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश से लिंक करके आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। ये लिंकेज बहुत जरूरी है, आप आने वाले सवालों में इस लिंकेज को बहुत आसानी से देख पाएंगे। अब ये सवाल क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया के जो हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम था उसमें प्रयागराज एज अ रीजन, एज अ सिटी, एज अ कल्चर, उसका क्या सिग्निफिकेंस था इन टर्म्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश को यहां पर एंशिएंट इंडिया से लिंक करके आपसे सवाल पूछा है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन मिनरल इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग 600 to 300 BC। ये जो आपका आयरन जो एज था, ब्रॉन्ज एज के बाद जो आया था, ये उसका सवाल था। क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक लाइफ। पिछले वाले 18 में उन्होंने हमसे पूछा था ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, इस बारे हमसे पूछ रहे हैं ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था उसका इफेक्ट क्या था हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो ओवरऑल लाइफ था, उसके ऊपर। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड रिव्यू इट्स सिग्निफिकेंस ऑन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है जिसको इन्होंने सोसाइटी से लिंक करके पूछा है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि स्टैटिक सिलेबस और उत्तर प्रदेश से भी लिंकेज होता है एंड दूसरा होता है लिंकेज डिफरेंट टॉपिक से। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना इस सिलेबस में, उनसे भी ये लोग लिंकेज करके आराम से सवाल पूछते हैं। मूविंग हेड, 19 में 2 सवाल और थे। एग्जामिन द रोल ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये 2019 में था, बहुत इजी क्वेश्चन। डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड फॉर वर्ल्ड पीस आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑन द ग्लोबल लेवल। हम अगर इसको देखते हैं तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जितने भी लीग्स बनी थी, जो लीग ऑफ नेशन था उसको तोड़ के यूएन बना था, जितने भी पैक्ट हुए थे, जितने भी ट्रीटीज हुई थी, वो आपको इसमें डिस्कस करने हैं ना। अगर आप एक चीज देखेंगे तो 2018 का जो सवाल थे बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही कंसेप्चुअल थे। 19 में ये थोड़ा उसको हायर लेवल पे ले जाने की कोशिश थी, थोड़ा इन डेप्थ एंड थोड़ा मिक्स करने की कोशिश थी। एंड ये ट्रेंड आप इवेंचुअली सारे सब्जेक्ट्स में देखेंगे, चाहे पेपर 1, 2, 3 या 4 हो, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप इसी पेपर में देख लेंगे तो जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी वो इजी से मॉडरेट हुई थी, बहुत डिफिकल्ट अभी भी नहीं हुई है, बट इजी से मॉडरेट हुई थी। तो लिंकेजेस जो थे वो 19 में आना चालू हो गए थे, उससे पहले लिंकेजेस नहीं आते थे, ये आप आगे देखेंगे, ठीक है। मूविंग हेड, अगर हम 20 की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर हुआ था गेम, बट अभी भी जो आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ते आ रहे थे आपका वही था कि राइट अ नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड, वेरी इजी क्वेश्चन। इवैल्यूएट द व्यूज ऑफ गांधी ऑन द वर्ण सिस्टम, वेरी इजी। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी, द लीडर ऑफ फासिज्म इन इटली। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको 2 सवाल इस बार इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे थे लास्ट ईयर, एक ये था और दूसरा था हु वर जैकोबिन्स, व्हाट वाज देयर रोल इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से था और ये आपका इटली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 या जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। ये 2 सवाल आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से आए थे। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो पिछली बार हम इन्होंने जो पूछा था कि एजुकेशन का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या था, इस बार बहुत डायरेक्ट सवाल इन्होंने पूछ लिया 2020 में कि इम्पैक्ट का, वेस्ट का जो इम्पैक्ट हुआ एजुकेशन पे कैसे पड़ा। पिछली बार इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ा ये पूछा था, इस बार ये लोग इस सेंस में क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे हैं। डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेल्सली। अब जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ाई की है, स्पेशली जिनका ऑप्शनल या फिर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो उनको पता है कि लॉर्ड वेल्सली की जो नीतियां थी, जो पॉलिसीज थी,
वो बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड उसको हमेशा से डिस्कस किया गया है एंड ये भी बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन नहीं था। तो आपने अब तक ये देखा कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी थे, बहुत अप्रोचेबल थे एंड आपने अगर अच्छे से मेंस आंसर राइटिंग कर रखी है हिस्ट्री की, आपने अपने रेफरेंस मटेरियल को पढ़ रखा है, यू विल इजीली स्कोर इट। ठीक है, नाउ मूविंग है, ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम सोसाइटी बोलते हैं। इससे अब तक पिछले 3 सालों में 17 सवाल आए हैं, ऑलमोस्ट हिस्ट्री के बराबर, हिस्ट्री से एक लेस। 18 में 6 सवाल थे, 19 में भी 6 सवाल थे, 20 में घटकर 5 सवाल हो गए। यही ट्रेंड इस साल भी रहने वाला है, 5-6 सवाल इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, यहां पर डेफिनेशंस बहुत पूछी हैं। ये जो सिलेबस में जो आपका जो भी मेंशन है ना सोसाइटी में, वो उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली पूछा है एंड इसीलिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि आपको अपने सिलेबस की प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए, सिलेबस की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए एंड सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है सारे पेपर्स में, स्पेशली पेपर 4 में। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। कम्युनल वायलेंस इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, इनिशिएटेड बाय एंटी सोशल एलिमेंट, सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फाइनेंस्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, इससे हम लिंक कर सकते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी से भी लिंक कर सकते हैं, बट एक कम्युनलिज्म का जो सोर्स है उसके ऊपर सवाल था इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, डायनामिक सवाल 18 में आया था। इवैल्यूएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब ये आप एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, ये आपका यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए यहां पर आप आगे भी देखेंगे 3-4 एग्जांपल्स में कि स्पेशली सोसाइटी वाले पार्ट से जो आपका यूपीएससी का एसए है एंड यूपीएससी एसए अगर मैं बोलूं तो पिछले 20 साल के सारे एसएस एंड यूपीएससी में जो पिछले 2013 से जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो आपको देख के जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार पूछे हैं पिछले 3 सालों में एंड जब ये प्रीलिम्स में ये करते हैं तो मेंस में भी जरूर करेंगे ये। डिस्कस द सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो आप ये देखिए जिन्होंने 18 में एग्जाम दिया था ना एंड उनकी हल्की सी भी तैयारी थी, उनके पास कितना एडवांटेज था विद रिस्पेक्ट टू दोज पीपल जो 17 वाले पैटर्न में ही अडेप्ट थे एंड उनके लिए आंसर राइटिंग एक एलियन कॉन्सेप्ट था। तो जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था 18 में, उनके लिए बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम रहा होगा, इतना ईजी सवाल आता था। ठीक है, सेक्युलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन एंड एज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस इज इंडिस्पेंसिबल टू इंडिया फ्यूचर एज ए लिबरल डेमोक्रेसी। ये सवाल इफ आई रिमेंबर किसी इंडियन लीडर ने बोला था, ठीक है, किसी वर्ल्ड इवेंट पर एंड ये वहीं से उठाया गया सवाल है। तो आप 18 में देखिए, एक सवाल कम्युनलिज्म के ऊपर था, एक सवाल आपका सेक्युलरिज्म के ऊपर था। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया सोसाइटी बाय साइटिंग सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आपको अपना सिलेबस की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि डिफाइन या व्हाट इज या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये आएगा। जैसे आगे आप देखेंगे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन या डिफाइन अर्बनाइजेशन, ये टाइप के सवाल आपको हर साल आएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करके जाए। ये साफ साफ वहां पर मेंशन है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब वर्ड्स कीवर्ड्स जो हैं सिलेबस के वो आपके उनके डेफिनेशंस पता होने चाहिए। डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये सवाल एक बार और भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करिए कि 3 साल के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे इस यूपी पीसीएस मेंस के, वो भी आप देख के जाएंगे। तो 18 में ओवरऑल अगर मैं एक रूड लैंग्वेज में बोलूं तो एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे सोसाइटी के वो हलवा क्वेश्चंस थे। 19 में अगर हम मूव ऑन करेंगे, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज इन स्लम्स। ठीक है, इवैल्यूएट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रोल ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल इन उत्तर प्रदेश। जो मैं आपको बता रहा था ना कि अब यहाँ पर जो लिंकेज होता है वो आप ज्यादा देखेंगे 2019 में। 18 में आपको नहीं दिखता था ये चीज, बट 19 और 20 में काफी प्रोमिनेंट हो गई थी एंड उसी के लिए ये जो चीज थी कि इवैल्यूएट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रोल ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल। अब तक यहां तक आप अगर देखते तो ये आपका यहां तक अगर मैं इसको ऐसे माइनस कर दूं तो ये आपका है इंडिया के कंटेक्स्ट में, बट अचानक से उन्होंने उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में पूछ लिया है। ठीक है, इवैल्यूएट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, बहुत कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, इंडियन कल्चर इज द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इस पर तो हम लोग कितनी बार लिख चुके हैं ऐसे। एनालाइज द स्टेटमेंट लॉजिकली बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशंस। ठीक है, यानी आपको इसमें प्रोज एंड कॉन्स भी थोड़े बहुत बताने पड़ेंगे, केवल बहुत ही पॉजिटिव आंसर नहीं लिखना इसमें। बट ये 19 में सवाल थे। अब आप देखेंगे इसमें भी 18 के बाद 19 में थोड़े इनडेप्थ सवाल आने लग गए थे, बट अभी भी इनका नंबर बहुत कम था। द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन एंड एथनिक वायलेंस इज बेसिकली द पॉलिटिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलराइजेशन। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये वाला
एंड ये जहाँ तक मुझे याद है ये किसी आर्टिकल से निकाला हुआ था, किसी व्यक्ति ने इसको किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल ने ओपिनियन में लिखा था, तो ये वहाँ से उठाया हुआ था। बट एनीवेज कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं। ये बहुत ही अंडर गोइंग थीम है पिछले 5-6 सालों में इंडिया में, तो ये सवाल उसी के ऊपर था, ठीक है। डिफाइन अर्बनाइजेशन, आई टोल्ड यू कि ये आपको जो कीवर्ड्स है ये पूछ लेंगे, डिफाइन है व्हाट इज करके, डिफाइन अर्बनाइजेशन, डिस्कस द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा ही होगा, एंड ये भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब 2020 में अगर आते हैं तो थोड़ा लेवल अप होता है, बट बहुत ज्यादा लेवल भी अप नहीं होता है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर अप होता है, बट अप जरूर होता है। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ इंडिया बीइंग अ कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। अब ये जो आपका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन था ना, उसी से लिंक्ड है, बट इसकी डिमांड थोड़ी अलग है। यहाँ पर कंपोजिट कल्चर सोसाइटी वाला एंगल है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला एंगल से आपको हटके यहाँ पर आना पड़ेगा। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अब यहाँ पर क्योंकि क्रिटिकल एग्जामिन है तो आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों देने पड़ेंगे कि क्या अच्छाइयाँ हुई हैं, क्या सक्सेसफुल इंटरवेंशंस हुए हैं, केस स्टडीज आपको देनी पड़ेंगी, कितने एनजीओ जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की हैं उन्होंने कैसे कैसे लोगों की हेल्प की है, एंड उसमें जो इश्यूज भी आए हैं या फिर जो उनके फेलियर्स रहे हैं कि वो कुछ इश्यूज पर वोकल उतने नहीं रहे हैं, वो भी आपको डिस्कस करना था। एंड साथ में आपको एंड में सोल्यूशन देना था कि कैसे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए था इस आंसर का, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन वेदर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का। ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसकी वजह से ये आया कि उसकी वजह से ये हुआ, ये वाला टाइप का सवाल है ये। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड सिटीजनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिज्म। अब यहाँ पर 3 डिफरेंट टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैं पहले बताया था कि लिंकेजेस यहाँ से स्टार्ट होने शुरू हो गए, तो 19 के बाद से जो 20 में थोड़े बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखने लगे हैं। व्हाट इज लिबरलाइजेशन, अब बताओ, ठीक है। पिछली बार पूछा था व्हाट इज अर्बनाइजेशन, उससे पहले पूछा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इस बार पूछ ले व्हाट इज लिबरलाइजेशन। अब जो बचा इस साल वो आ जाएगा, ठीक है। हाउ इज इट अफेक्टिंग द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी टू द पॉइंट क्वेश्चन, एंड ये आप आराम से कर सकते थे। अब हम जो तीसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं, अगर हम उस पर बात करें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड की है, वो है ओशियानिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये आपका यूपीएससी का पार्ट इतना नहीं है जितना मैंने आपको पहले डिस्कस किया, ठीक है। बट फॉर अवर रेफरेंस, फॉर अवर नॉलेज, हम इसको हमेशा क्लब करके ही रखते हैं, ठीक है। ये लिंक्ड है। इससे पिछले 3 सालों में 11 सवाल आए हैं, 4 सवाल 18 में पूछे थे, 4 सवाल 19 में पूछे, 3 सवाल 2020 में पूछे थे। अब उन क्वेश्चंस का जो नेचर है ना, मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप यहां तक आ चुके हैं, मेंस तक आ चुके हैं प्रीलिम्स क्लियर करके, तो आपको इन सवालों को करने में कोई इशू नहीं होगा। बट आपको अपने कॉन्सेप्ट, खासकर ज्योग्राफी की जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। एंड क्यों, वो मैं दिखाता हूँ। एंड ये वाला जो इलाका है ना, ओशियानिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, ये 2018 में सवाल नहीं आया था, आई गेस 19-20 में आया था, ठीक है। तो बहुत चीजें 18 में उन्होंने मिस आउट की थी, बट 19-20 में पूछना स्टार्ट किया था। नाउ व्हाट इज एन एयर मास, डिस्क्राइब इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक। हाउ आर volcanoes, earthquakes and tsunami related to each other, highlight all the possible causes of volcanic eruptions। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको इसके बाद ना लैंड मास फॉर्मेशन जो है ना, वो अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 19 और 20 का भी क्वेश्चन देखेंगे ना, तो डिफरेंट सोर्सेज से जो लैंड मास फॉर्मेशन होता है ना, वो ये लोग रिपीटेडली पूछते जा रहे हैं, एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं ये। तो हाउ आर वॉल्केनोज, अर्थक्वेक एंड सुनामी रिलेटेड, इसको आगे बढ़ते हैं। मेंशन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन्स ऑफ ओशन करंट्स एंड नेम द करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। रिमेंबर दिस अटलांटिक ओशन, इस पर एक सवाल फिर से 19 में या 20 में रिपीट करेंगे ये लोग। अंतर क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्दर्न पार्ट का पूछेंगे। अब ये जो चीज है ना, इसको जरा गौर फरमाइएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ऑन द ओशियानिक पार्ट्स and as soon as they reach the terrestrial parts, these storms gradually weaken and end, explain with reasons। अब कोई अगर इसको वैसे देखेगा तो उसको लगेगा कितना बड़ा स्टेटमेंट है, बट आपसे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन और उसके एंडिंग का जो प्रोसेस है वो डिस्कस करवा रहे हैं।
तो रादर देन गोइंग डिस्कस द ओरिजिन एंड एंडिंग ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट देखा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ये बहुत इजी है। तो अगर आप 18 का सवाल देखेंगे, 19 का भी ये सवाल है देखेंगे, यू विल सी कि बहुत कंसेप्चुअल सवाल है एंड लोकेशन बेसिक सवाल अब तक इसमें नहीं आए। जो यूपीएससी हर साल पूछता है कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वो इस साल इन्होंने अब तक एक बार भी नहीं पूछा है। ठीक है। डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स कॉज्ड बाय विंड एरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क्स, मैंने कहा था ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। लैंडफॉर्म्स क्रिएशन कहीं से भी हो वो आपको पता होना चाहिए। इफ आई करेक्टली रिमेंबर 2020 में उन्होंने ग्लेशियर से पूछा था कि ग्लेशियर से क्या क्या फॉर्म होता है। ठीक है। राइट अ सिस्टमैटिक एसे ऑन द ओशन करंट्स ऑफ द नदर्न अटलांटिक ओशन विद देयर रीजंस ऑफ ओरिजिन। ठीक है। अगर आप पिछला 2018 का देखेंगे, मेंशन द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द ओरिजिन्स ऑफ ओशन करंट्स। इस बार उन्होंने पूछा है कि राइट अ सिस्टमैटिक एसे ऑन द ओशन करंट्स ऑफ द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन विद देयर रीजंस ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है। तो यहां पर उन्होंने लार्जली पिछली बार जो पूछा था वो पूरा पूछा था आपका जो एक बेस था कि पूरा जो ओशियानिक करंट है वहां कहां से होता है। इस बार उन्होंने एकदम एज इट इज रखा है नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन को। ठीक है। नाउ अगर हम 19 का एक और सवाल लेते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द ओशियानिक एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियलिटीज ऑन द कोस्टल जोन ऑफ इंडिया। एज आई सेड, उस वाले इलाके से जो आपको ओशियानिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया था, ओशियन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया था, उससे इन्होंने 18 में सवाल नहीं पूछा था, बट पहली बार इन्होंने 2019 में सवाल पूछा है। ठीक है। अब अगली बात आते हैं, फिर से लैंडफॉर्म के पीछे दीवाने हैं। डिस्कस द कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस एंड डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स। ठीक है। दैट लैंडफॉर्म्स formed by deposition of its lava। ठीक है। इफ आई रिमेंबर करेक्टली इन्होंने, ठीक है, इस बार अर्थक्वेक से 2018 में सवाल पूछा था, ये पॉसिबल कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। इस बार उन्होंने वॉल्केनिक इरप्शन के कॉजेज के साथ साथ जो लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहे हैं लावा से, उस पर सवाल पूछा था। हाईलाइट द वेरियस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द इंडियन ओशन। ठीक है। सो इफ यू सी 19 में एक बार सवाल आया था, 20 में इस पर सवाल आ चुका है इंडियन ओशन के ऊपर, जो ओशन के रिजर्व है हमारे, ओशन के रिसोर्सेज जो हमारे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लेशियर्स इन शेपिंग द लैंडफॉर्म्स इन हाई माउंटेन एरियाज। ठीक है। सो एक तो आपका लैंडफॉर्म्स यहां पर था 2020 में, और एक लैंडफॉर्म्स आपका यहां था, और दोनों में देखिए सवाल 2020 का ही है। सो ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, चाहे वो विंड हो, चाहे वो इरोजनल हो, चाहे वो रेन से रिलेटेड हो, जो भी लैंडफॉर्म्स आपके क्रिएट हो रहे हैं किसी भी सोर्सेज के थ्रू, वो इन्होंने हर साल पूछा है। एंड काफी सारे सवाल जो हैं आपके वो मोस्टली बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से थे ज्योग्राफी में। ना ये जो एरिया है ना, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका यूपीएससी में नहीं है, तो बहुत बार लोगों को इशू होता है कि ये हमें पढ़ना कहां से है। बट अगर आप क्वेश्चन का नेचर देखेंगे ना, बेरिंग 1 और 2 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। 18 में एक था, 19 में 2 था, 2020 में 3 था, तो 100% ये लोग करते जा रहे हैं। ठीक है। बट अगर आप वैसे देखेंगे तो इन 6 में से एटलीस्ट 4 तो आपके मैनेजेबल थे। ठीक है। एक बस आप ये कह सकते हैं कि आगे उत्तर प्रदेश का जो गैंगेटिक प्लेन का जो सेटलमेंट था उसको लेकर थोड़ा इशू हो सकता है, बट अदरवाइज ये इतना भी बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका जीएस ओवरऑल ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। इनोमरेट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। आपने अगर योजना का जो स्मार्ट सिटी वाला एडिशन था वो पढ़ रखा है, या फिर इतने सालों से जो भी स्मार्ट सिटी के ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं वो पढ़ रखे हैं, खासकर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो इसको करने में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स व्हिच हैव अट्रैक्टेड रिफ्यूजीज टू सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं पहले ही बोला था उत्तर प्रदेश से लिंक करके पूछते, बट यहां पर आप 3 चीजें नोटिस करिए। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, अट्रैक्टेड रिफ्यूजीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यानी आपको इन 3 चीजों को लिंक करना है। दूसरी बात, बहुत से मेरे दोस्तों ने इसको इलीगल रिफ्यूजीज से लिंक करके लिखा था, बट इसको नहीं करना है। जब मैंने इस आंसर को अप्रोच किया था तो मैंने इसको जेन्युइन रिफ्यूजीज, जो किसी भी पार्ट से हो सकते हैं, चाहे वो यूपी के ही कहीं से हों, या फिर वो किसी और स्टेट से रिफ्यूजी लेकर यहाँ पर आ रहे हो, रिफ्यूज लेकर आ रहे हो। स्पेशली अगर आप वो वाले बॉर्डर्स देखेंगे जहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो वो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में क्यों आए। ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर आप इसको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लिख कर देखते, तब भी आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते कि एंशिएंट इंडिया में या फिर मिडिवल इंडिया में गैंगेटिक प्लेन्स जो हमारे उत्तर प्रदेश की थी, चाहे गैंगेटिक प्लेन्स हो चाहे यमुना के प्लेन्स जो हों, उन्होंने रिफ्यूजीज को अट्रैक्ट कैसे किया। ठीक है। ये आपका मॉडर्न से लेकर आप एंशिएंट से लिंक करके देखते, आपका आंसर ज्यादा बेटर होता। डिस्कस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन द गंगा प्लेन्स, यानी गैंगेटिक प्लेन्स में जो
ग्रामीण इलाके हैं उनका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए टफ हो सकता है जो यहाँ पर रहते नहीं है या फिर जो गैंगटन प्लेन के आसपास नहीं रहते, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूपी या फिर सदर्न यूपी जो बुंदेलखंड वाला इलाका है। बट जिन्होंने भी ट्रेवल किया है उत्तर प्रदेश में उनको इसको अटेम्प्ट करने में कोई इशू नहीं होता। बट ये एक दो सवाल आपको कई बार विचलित कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन? ठीक है, अब ये 2020 का सवाल है या 2018 का सवाल था। अब मैंने आपको बता रखा है कि ये प्लीज जो अपने सिलेबस में है वो डेफिनेशन हमेशा याद रखिए। व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन? डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूछा, इन्होंने ईस्टर्न उत्तर प्रदेश पूछा, यानी जो हम लोग का पूर्वांचल का इलाका है, सिलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो आपको पहला पार्ट तो ये डिस्क्राइब करना था कि आपको स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आपको क्या पता है, एंड दूसरा जो शहर हमारे पूर्वांचल इलाके से चूज किए गए हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस मिशन में, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रंटियर एंड द बाउंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो यानी इसके दो एलिमेंट होने थे, एक आपको वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना था, ठीक है, और दूसरा इंडिया पर्सपेक्टिव से आपको डिस्कस करना था। ये अगर आप देखें 2020 का सवाल है, 2018 और 19 में इन्होंने फ्रंटियर और बाउंड्री वाले सवाल नहीं पूछे थे। व्हाट इज रिवर्स माइग्रेशन? व्हाट इज इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन? यू ऑल नो दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस या जो पार्टीशन के दौरान जो रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था वो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस था। उसके बाद कोई सबसे बड़ा क्राइसिस आया था, उसके बाद सेकंड नंबर पर वो ईस्ट पाकिस्तान से जो हमारा रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, जब वहां पर लिबरेशन वाली वॉर छिड़ी थी तब था। बट उस लिबरेशन वॉर वाले रेफ्यूजी क्राइसिस को ओवरशैडो किया, उसको थर्ड नंबर पर धकेला है इस रिवर्स माइग्रेशन वाले इशू ने जो कोविड-19 में हुआ था। एंड ये बहुत लॉजिकल था कि ये सवाल यूपी वाले जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो ये रिवर्स माइग्रेशन आप उसके बारे में क्या जानते हैं और उसका जो इम्पैक्ट था वो आपको डिस्कस करना था। ये हर साल, ये मतलब लास्ट ईयर पूरे उसमें था। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो ऑफ कोर्स यूपी से सवाल तो होने ही होने हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये इसको हम लोग हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर मान लेते हैं और इसको हम लोग यूपी का ज्योग्राफी मान लेते हैं। ठीक है, अब इससे 8 सवाल आए हैं पिछले 3 सालों में। 2018 में 3 सवाल थे, 2019 में 2 सवाल थे, 2020 में अगेन 3 सवाल थे। इनको मैंने पिछले वाले टॉपिक्स में लिंक क्यों नहीं किया? क्योंकि ये थ्रू एंड थ्रू या तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के थे या फिर ज्योग्राफी के थे। ठीक है, जहां पर लिंक जो था वो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली था। गिव एन अकाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश, आता ही होगा। गिव अ ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बुंदेलखंड जो है ना, उस पर इस सरकार का काफी ज्यादा फोकस है, बिकॉज एमपी साइड का जो बुंदेलखंड है वहां पर टूरिज्म काफी ज्यादा डेवलप्ड है। वहां पर चाहे आप ओरछा जाएंगे, चाहे आप पन्ना जाएंगे, ठीक है, चाहे आप ग्वालियर साइड जाएंगे, वहां पर आपका अच्छा खासा डेवलप है आपका पूरा टूरिज्म। बट यूपी साइड का जो बुंदेलखंड है वो भी उतना ही रिच है, वो भी उतना ही फ्लोरा एंड फौना से भरपूर है। ठीक है, हेरिटेज कल्चर है वहां पर हमारे बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं, बट उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। ये सरकार उस पर ध्यान दे रही है। तो इसलिए आप नोटिस करोगे कि 18, 19, 20 में बुंदेलखंड एज अ जोन पर 2-3 सवाल आए हैं, एंड इसीलिए बुंदेलखंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। गिव एन अकाउंट ऑफ द प्राइमरी टारगेट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2018 में जो आई थी, उन्होंने साथ मेंशन भी कर दिया कि 2018 वाली है, 18 में ही सवाल पूछ लिया था। ठीक है, व्हाट इज हेरिटेज आर्क? अब अगर आप यूपी का मैप देखें, अगर मैं यूपी को ऐसे बनाऊं, ठीक है, एंड अगर आपने हाईवेज पर यहाँ ट्रेवल किया है उत्तर प्रदेश में, तो यू विल सी जो ग्रीन बोर्ड आता है ना, जहां पर वो सारे किलोमीटर्स लिखे रहते हैं कि अपकमिंग सिटीज में कौन कौन से कितनी दूरी पर हैं, उसमें छोटा सा पार्ट ना, उसमें आपको यूपी का एक मैप दिखेगा ऐसा, मैंने ये मैप समझ लीजिए यूपी का, जिसमें एक ऐसे आर्क बना होगा। ठीक है, ये जो आर्क है ये हो गया आपका आगरा, बीच वाला जो पार्ट है वो आपका लखनऊ, और ये जो तीसरा पार्ट है ये आपका हो गया बनारस, वाराणसी। ये लोकेशन वाइज ऐसे है तो इसको आर्क बोलते हैं। ये पिछली सरकार की देन थी। ठीक है, तो व्हाट इज हेरिटेज आर्क? अंडरलाइन इट्स इंपॉर्टेंस इन उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। गिव एन अकाउंट ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विद सूटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, 18 में देखिए इरिगेशन पर कोई सवाल नहीं था उत्तर प्रदेश का। ये जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं ये आपके नदियों से लिंक्ड होते हैं, यानी नदियों से लिंक्ड होकर आपके कैनाल के थ्रू आपके एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। जैसे मेरे इलाके में शारदा सहायक परियोजना है। ठीक है, मैं अर्जुन सहायक परियोजना को भी जानता हूं। ऐसे करके आपके जितने भी डैम्स हैं, जितने भी जो आपके बैराजेस हैं, उनके थ्रू ये
माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के डिस्कशन की बात होती है। अच्छा, इन सबका सोर्स क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर बाद, कि ये जो यूपी स्पेसिफिक सवाल आएंगे वो आपको कहाँ से करने हैं। डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू मेजर फिजिकल रीजन्स, ठीक है, ये आपको आता ही था। एंड डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द भाभर एंड तराई रीजन, ठीक है, जो आपका ऊपर नदन वाला पार्ट जो है, नदन उत्तर प्रदेश वाला जो पार्ट है, ये वहां का डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। मूविंग हेड, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट ऑफ उत्तर प्रदेश। आई टोल्ड यू कि बुंदेलखंड पर फिर से सवाल आएगा, और बुंदेलखंड पर इन्होंने सवाल पूछा है 2020 में कि बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट जो इस सरकार ने एक नया डेवलप किया है उसके बारे में आपको डिस्कस करना था। अंडरलाइन द चेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इसको आप लोग माइनर इरिगेशन से कंपेयर मत करिएगा। जब मैंने इसको अप्रोच किया था, मैंने इसको अप्रोच ऐसे किया था कि 1947 से अब तक जो भी चेंजेस आए हैं, एक इरिगेशन हम लोग करते हैं बोरिंग से, ठीक है, अब वो ट्यूबवेल हो गया चाहे बोरिंग हो गई, दूसरी हो गई आपकी वेल से। वेल का जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। 47 में वेल ज्यादा थे, कुएं ज्यादा थे, एंड आपका ये पंपिंग सेट कम थे। अब पंपिंग सेट इंडिया में अगर कहीं हाईएस्ट है तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एंड जो तीसरा था वो है कैनाल। कैनाल मोरलेस सेम ही रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं पिछले 50 सालों में, 60 सालों में। वो ये आपको डिस्कशन करना था जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। एंड चौथा बहुत कम लोगों ने इसको डिस्कस किया, वो है मानसून। मानसून भी सोर्स ऑफ इरिगेशन है, उसको भी आपको कवर करना था, ठीक है। तो ये तो रहा आपका अब तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहे हैं 2018, 19, 20 के अटेम्प्ट के, ठीक है, पेपर 1 से। अब इसको आपको अप्रोच कैसे करना है 2021 के मेंस के लिए। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1500 मार्क्स का पूरा जीएस होता है, जिसमें से 800 मार्क्स आपका, सॉरी 1500 मार्क्स का आपका पूरा मेंस होता है, जिसमें 800 मार्क्स का आपका पूरा जीएस होता है। दैट मीन्स मोर देन 50%। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ये रहे, ठीक है। अब आते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है, कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आपकी बहुत जरूरी है। चाहे आप जो हम लोग 3 सोर्सेज बोलते हैं ना, पहला हो गया हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब जो इसके जो सोर्सेज हैं वो होंगे आपके, पहली बात तो बिपिन चंद्रा, ठीक है। दूसरा होंगे आपके नितिन सिंघानिया। वैसे नितिन सिंघानिया लेवल के क्वेश्चन तो इसमें अब तक नहीं आए हैं, जैसे यूपीएससी पूछता है टेम्पल आर्किटेक्चर और इन सब पर, बट ये आपके लिए कवरेज में काफी काम आएगी, ठीक है। चाहे जैनिज्म पे सवाल आ जाए, चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन पे काम आ जाए। मैं स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि स्पेक्ट्रम थ्रू एंड थ्रू प्रीलिम्स के लिए काम आएगी। आपका जो बेसिक आंसर राइटिंग है वो आपको बिपिन चंद्रा से कवर हो जाएगी। अब चाहे वो आप मोटी वाली पढ़िए जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम स्ट्रगल वाली है, ठीक है, या तो आप पढ़िए जो पुरानी एनसीईआरटी आती थी, बट आपको बिपिन चंद्रा पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो रहा आपका हिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। अब अगर हम जो अगला सबसे बड़ा इलाका है वो है आपका सोसाइटी, वो आप करंट अफेयर्स, ठीक है, और जो आपका राम आहूजा की किताब थी उससे भी कर सकते हैं, बट उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, आपने सवाल देख ही रखे थे। एंड तीसरा सिविल दिल्ली की जो वेबसाइट है उस पर इस पर बहुत आर्टिकल्स आते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सोसाइटी वाला पार्ट। तीसरा जो पार्ट है वह है आपका, जिसको मोटा मोटा ज्योग्राफी बोल लेते हैं। तो आपने वो देखा कि वो ज्योग्राफी जो आती है बहुत बेसिक आती है, तो 11th 12th की एनसीईआरटी और जीसी लियोंग, ठीक है, जीसी लियोंग और 11th 12th एनसीईआरटी से आपका मोरल से कवर हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको अपने टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरे बहुत जरूरी है। जो नॉलेज आपको प्रीलिम्स में काम आई थी वही नॉलेज आपको यहां भी काम आएगी। सेकेंडली आपको एक चीज देखना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे यूपीएससी जीएस मेंस के, वो आप बिल्कुल पढ़ के जाएं। अच्छा, उसमें सब पढ़ के क्या जाएंगे? पहला पढ़ेंगे, अगर मैं ऐसे बात करूं, आप पहला पढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चंस, ठीक है, पिछले 20 साल के, स्पेशली उन टॉपिक से जो रिलेटेड थे। एंड दूसरा एसए के, ठीक है, एसए बहुत इन्होंने क्वेश्चंस रिपीट किए हैं, ठीक है। तो ये करके आपको ये फायदा मिलेगा कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी, प्लस आपके जो लेवल है पूरा समझने का वो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सिलेबस अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये सिलेबस में आपके पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने डिफाइन
अर्बनाइजेशन, डिफाइन लिबरलाइजेशन, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन या डिफाइन स्मार्ट सिटी मिशन, ये बहुत पूछा है। ये एज इट इज आपका जीएस का जो सिलेबस था पेपर 1 का वो वैसा ही था, ठीक है, उन्होंने वो उठा लिया, तो इसलिए आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। एंड जब मैं पेपर 4 के एनालिसिस करूंगा, पेपर 4 में साफ साफ दिखेगा, ठीक है। अब बात आती है आंसर राइटिंग की, ठीक है। इसमें मैं आपको 3 लोग के नाम गिनाता हूं, ठीक है। कुणाल गौरव जो टॉपर था यूपीपीसीएस का लास्ट ईयर, पूजा चौधरी एंड श्वेता मिश्रा। इन तीनों में अगर कोई चीज कॉमन थी तो ये है कि ये तीनों हमारे स्मैश के स्टूडेंट्स भी थे एंड इन तीनों ने यूपीएससी का मेंस भी दिया था, इंटरव्यू भी दिया था। इन्होंने जो आंसर राइटिंग अपनी यूपीएससी के लिए की, जिस तरीके के इंटरवेंशन इन्होंने फॉलो किए थे, वही सेम इन्होंने यूपीपीसीएस मेंस में भी किया था एंड सबके बहुत अच्छे मार्क्स थे। कुणाल गौरव रैंक 4 था, श्वेता मिश्रा रैंक 22 थी एंड पूजा चौधरी रैंक 48 थी, ठीक है। सो ऑल 3 ऑफ देम वर आवर स्मैश स्टूडेंट्स, इसी साल की बात कर रहा हूं, एंड दे वर इन टॉप 50, ठीक है। तो जब उनके लिए वो चीज काम कर रही है, दैट मीन्स कि आप यूपीएससी स्टाइल आंसर राइटिंग को ही फॉलो करिए। एंड ये खासकर मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो अभी तक आंसर राइटिंग को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, जो अभी 17 की पहली वाली खुमारी में है, कि उस हैंगओवर में है कि हमको आंसर राइटिंग वैसे करनी है कि हमको बड़े बड़े पैराग्राफ में करने हैं, हमको डायग्राम नहीं बनाने, हमको अगर हेरिटेज आर्क पर क्वेश्चन आए तो हमको ऐसे आर्क बना के नहीं शो करना है। प्लीज, वो आपको नंबर्स नहीं देगा, यू विल लूज आउट ऑन मार्क्स, ठीक है। तो आप यूपीएससी जैसा आप जो करते आ रहे हैं आंसर राइटिंग, ये वही काम आएगी एंड वही मेथड्स, वही इंटरवेंशन काम आएंगे। जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अब तक नहीं की है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अब वो स्टार्ट करें। क्यों? एक किसी टॉपिक को माइंड में जानना है, उसी टॉपिक को पेन के थ्रू पेपर पर लिखना, दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। मैं किसी सब्जेक्ट का ज्ञाता हो सकता हूं, मैं किसी सब्जेक्ट को एकदम एक्सपर्ट डोमेन जान सकता हूं, बट मैं उसमें थीसिस लिख सकता हूं, बट 2 पन्ने में या 3 पन्ने में उसको कैसे लिखना है विदाउट बीइंग टू टेक्निकल, वो एक चैलेंज होता है जो बहुत से लोग मिस आउट करते हैं। एंड आप अगर देखेंगे पिछले 3 साल के टॉपर्स को, ये वो लोग थे जो लगातार या तो यूपीएससी का मेंस इंटरव्यू दे रहे थे, या फिर उन्होंने यूपीएससी नहीं भी दिया था बट उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखी थी, 20-30 प्रॉपर एफएलटीज उन्होंने लगा रखे थे। वो लोग आगे निकल रहे हैं इस समय। तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एंड इसको लिंक करते हुए, इन दोनों को लिंक करते हुए, हम अपने लिए मेंस टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं 2021 पे फोकस करते हुए, ठीक है, जिसमें प्रॉपर हम लोग का एफएलटीज होंगे। मैं 12 एफएलटीज दूंगा आपको, मेरी ट्रेन टीम उनको चेक कर कर आपको वापस करेगी आंसर शीट, एंड देन यू विल हैव एन ऑप्शन टू डिस्कस ईच एंड एवरी आंसर शीट विद मी 1 to 1। ये हम लोग अब तक यूपीएससी में करते आ रहे थे, अब ये हम लोग इसको यूपीपीसीएस में भी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कि कैसे आप एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर पर 1 से 1.5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट रियल लाइफ में कर सकते हैं यूपीपीसीएस में। 12 टेस्ट देने से आपका जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चंस होंगे ये इसी ट्रेंड, इसी थीम पर ही होंगे जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। एंड इन अपकमिंग डेज में पेपर 2, 3 एंड 4 की भी डिटेल डिस्कशन आपके साथ करूंगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज नीचे जरूर छोड़ दीजिएगा। बाकी आप सिविल जिले की वेबसाइट पर भी जाकर वहां पर एक क्वेरी रेज कर सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू, एंड माय टीम विल रीच आउट टू यू। With that, I'll take your leave. Please like and share this video ताकि हम आप तक ऐसे कंटेंट और पहुंचाते रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन में हम आपका जो इन्हांसमेंट है, वैल्यू एडिशन है, वो हम कर सकें। एंड ऑल्सो गाइज, विश यू अ रियली वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत सेफ खेलिएगा, ठीक है। एंड अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, तो प्लीज अपने मास्क हमेशा पहनिएगा। Thank you. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.